गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 31 जुलाई 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर से हम उन्हीं आर्टिकल को पढ़ेंगे जो यहाँ पर हमारे लिए यूपीएससी के सिलेबस के साथ में रेलिवेंस रखते होंगे, जो कि हमें इंपॉर्टेंट लगेंगे। इसका हम कैसे जानेंगे कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 60 पेज के न्यूज़पेपर दोनों के दोनों को अगर हम मिलाएं तो उनमें से कुछ ही आर्टिकल होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। आप इसीलिए ज़्यादा टाइम इस न्यूज़पेपर के ऊपर देना चाहिए ही नहीं। हम जो अंदाज़ा लगाते हैं वो लगाते हैं यूपीएससी के द्वारा नोटिफाइड ऑफिशियल सिलेबस के साथ में, जो सिलेबस यूपीएससी खुद बताता है, साथ ही में जो सवाल आए हैं उनके अनुसार भी हमें समझ में आता है। तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी कि कौन सी न्यूज़ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, किस पार्ट में, कौन से पेपर में, मेंस में, प्रीलिम्स में, कहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देरी नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ में। देखिए, फिर से एक बड़ी अच्छी खुशी की ये बात है कि हमारे देश का 2024 के पेरिस ओलंपिक के अंदर में दूसरा मेडल भी आ चुका है और ये मेडल भी लेकर आई है मनु भाकर। मैं ऑलरेडी आप लोगों को इनके बारे में कल भी बता चुकी हूँ कि कैसे इन्होंने भारत का पहला मेडल जो है वो भारत को दिलवाया था 10 मीटर एयर पिस्टल की जो टूर्नामेंट थी उसके अंदर में। अब इन्होंने जो ये दूसरा मेडल लेकर आई है, जो कि फिर से ब्रोंज ही मेडल है, तृतीय स्थान के ऊपर ये फिर से आई है। ये लेकर आई है मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर। ये जो मिक्स्ड कैटेगरी थी ये इन्होंने साथ में लड़ी है सरबजोत सिंह के साथ में। 10 मीटर एयर पिस्टल की टीम इन्होंने बनाई और इन्होंने ये मुकाबला लड़ा। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए यूपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना जरूरी है। देखिए, जब बात कर रहे हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी में वैसे तो ये आर्टिकल हमारे लिए इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मेंस में इसके बारे में कहीं पे कोई सवाल आएगा नहीं। हाँ, आ सकता है करप्शन इन स्पोर्ट्स, ऐसे कुछ टॉपिक आ सकते हैं जिनके नोट्स आपको टेलीग्राम पर हैंड रिटन जो होते हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये हमारे लिए मेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जस्ट आप लोगों को भी थोड़ा पॉजिटिव महसूस हो। और दूसरा, क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार ऐसा हुआ है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो यहाँ पर पर्सनैलिटी है उनके ऊपर सवाल आ चुके हैं। हालांकि ज़्यादा नहीं आते हैं, 2-3 साल में 1-2 सवाल आता है। तो मैं क्यों चाहूँगी कि आप उस 1-2 सवाल को, जो कि ईजी सवाल है, उसको छोड़ें। तो इसीलिए मैं ये आर्टिकल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। खैर, ज़्यादा समय ना लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स का आंसर। यहाँ पर मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी बिम्स्टेक, उसके सारे मेंबर, सब कुछ बताया था, क्योंकि दिल्ली में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वही उन्हीं के साथ मीटिंग कर रहे थे। जो भी अदर मिनिस्टर्स थे यहाँ पर बिम्स्टेक की तरफ से, फॉरेन जो मिनिस्टर्स थे या फिर जो और ऑफिशियल पर्सन थे जो इंडिया में आए थे, उस मीटिंग के दौरान में यहाँ पर अलग अलग ऑफिशियल्स आते हैं, बातें होती हैं। इंडिया को मैंने ये भी समझाया आप लोगों को कि कैसे इंडिया के लिए कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट किन किन पैमानों पे हो जाती है। चाइना के अग्रेशन को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा हमारा, क्योंकि ईस्टर्न जो भाग है पूरे ईस्ट का, वो एक लैंडलॉक भाग हो जाता है, तो उसको बे ऑफ बंगाल तक, ओशन तक पहुँचाने में हमारी कुछ कंट्रीज मदद करती हैं। बड़ा आसान सवाल है, लेकिन ये पीवाईक्यू है। ये सवाल आया है, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ऐसे इतना इजी सवाल बनाकर ले आई हूँ। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी 4 कंट्रीज हैं जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि बिम्स्टेक का भाग हैं। पहली ऑप्शन यहाँ पर है इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम। सेकंड ऑप्शन इज नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, चाइना। इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम। जल्दी से जो आंसर है वो आप लोग इसका कमेंट कर दीजिए। देखिए, अगर मैं आप लोगों को आंसर इसका समझाऊं तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों हो जाएगा ऑप्शन सी? क्योंकि देखिए, मैंने आप लोगों को याद करने का एक फॉर्मूला भी बताया था। पहले ये जो होती थी बिम्स्टेक, इसका नाम बिम्स्टेक नहीं होता था, एक रीजनल कोऑपरेशन नाम था। बी से बांग्लादेश बनता था, आई से इंडिया बनता था, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। इसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका बाद में चेंज किया गया नाम, और इसका पूरा का पूरा नाम का स्ट्रक्चर बदला गया क्योंकि इसमें अदर जो कंट्रीज थी वो भी आ गई। 3 और कंट्री आ गई, जिसमें भूटान यहाँ पर आ गया, जिसके अंदर हम देखते हैं उसके बाद नेपाल आ जाता है, और एट द एंड में हम देखते हैं यहाँ पर कैसे थाईलैंड, म्यांमार तो पहले से थे ही। तो ये 3 कंट्रीज जो थी वो ओड इंडल जिसमें हो जाती है। टोटल 8 कंट्रीज अब इसके अंदर हम देख पाएंगे। इंडिया पहले से ही मेंबर है, 2 कंट्री और आ चुकी है, 4 हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम।
ये थी पूरी की पूरी बिम्स्टेक की स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। खैर इस पर ज़्यादा अब मैं कुछ और बताना नहीं चाहती हूँ, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो पिछले न्यूज़पेपर्स के अंदर कर चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी के लिए जस्ट थोड़ा सा हम इस पर पिक्चर की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपकी जो मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाए, आपको चीज़ें याद रहें, ईजिली याद रहें। उस हिसाब से देखेंगे तो इंडिया इट्स अ पार्ट ऑफ बिम्स्टेक ऑब्वियसली। नेपाल इसमें आता है, भूटान इसमें आता है, बांग्लादेश आता है, यहाँ पर म्यांमार है, थाईलैंड है एंड श्रीलंका इज़ ऑल्सो देयर। बात करें तो पॉपुलेशन जो है बिम्स्टेक के नेशन की वो लगभग 1.5 बिलियन पीपल है, लगभग 22% वर्ल्ड पॉपुलेशन। और आप समझ ही सकते हैं कि कौन इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन का मैटर है उसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहा होगा, तो ऑब्वियसली इंडिया जो है वो इसका एक बिगेस्ट पार्टनर हम मान सकते हैं। बात करें जीडीपी की तो कंबाइंड जीडीपी जब हम इन सभी की सभी कंट्रीज़ की देखते हैं तो वो 5.3 ट्रिलियन डॉलर बन जाती है। इसमें से अकेली जो इंडिया की जीडीपी है वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। 1 ट्रिलियन डॉलर के अंदर लगभग 1000 बिलियन होते हैं, तो काफ़ी बड़ा ये ह्यूज अमाउंट हो जाता है। और इंडिया की जीडीपी और इन सभी की जीडीपी बनाए तो ये सब हम देखेंगे कि वर्ल्ड में अच्छी खासी अपनी पोजीशन जो है वो दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए नया आर्टिकल जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए भी, करप्शन के लिए भी। जीएस पेपर 4 में करप्शन भी पढ़ना होता है, जीएस पेपर 2 के अंदर गवर्नेंस भी पढ़नी होती है, क्योंकि यहाँ पर एमसीडी की भी गलती थी, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जो बिल्डिंग्स हैं उनकी बेसमेंट में कुछ भी इलीगल कोचिंग का कोई भी काम जो वो कैसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इन पेपर के अंदर में। अगर हम इसको सिलेबस के हिसाब से देखें, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4, करप्शन, गवर्नेंस, इसके अलावा जो और बच्चों का फ़ायदा उठाया जा रहा, एजुकेशन जैसे टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं। तो ऐसा एक किसी सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकल सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मोस्टली हमारा जो सिलेबस है उसमें ये आराम से फिट होता है। आर्टिकल किस बारे में? आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है उन 3 बच्चों की, उन 3 स्टूडेंट्स की जिनकी यहाँ पर डेथ हो गई है। क्या था रीज़न डेथ का? डेथ का रीज़न यही था कि वो बस आराम से उस उम्र में, जिस उम्र में शायद उनके जो यहाँ पर पीयर ग्रुप होगा, उनके जो कभी बचपन के दोस्त होंगे, वो कहीं घूमने जा रहे होंगे, कहीं पे पार्टी कर रहे होंगे, ये बच्चे आराम से अपना करियर बनाने के लिए एक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। उस रिनाउंड कोचिंग सेंटर जिसको बहुत ही ज़्यादा इन्होंने फीस दी थी, 2.5 से 3 लाख रुपए की इन्होंने फीस दी थी वहाँ पर उनकी सुविधाओं को देख के ये अट्रैक्ट हुए थे कि ये लोग भी एक IAS ऑफिसर बनकर निकलेंगे, सिस्टम को चेंज करेंगे, जो कमियां हैं उन कमियों पर अपना ध्यान देंगे और इस सोसाइटी को क्या करेंगे, सोसाइटी के लिए एक्चुअली में सर्विस देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि कैसे ये जो स्टूडेंट है ये सिस्टम का ही शिकार बन गए, जिसको ये बदलना चाहते थे उसी का शिकार बन गए। MCD के पास में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं करोल बाग के अंदर। हम देखेंगे राजेंद्र नगर, इवन इटसेल्फ इन मुखर्जी नगर, हैदराबाद, अलग अलग जगह से बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी जान की कीमत इतनी सस्ती कैसे हो सकती है, सरकार क्यों नहीं सामने आ रही है, और इवेंचुअली जिसकी गलती है उनके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी अब तक। उसी प्रोटेस्ट के नतीजों से, या फिर मैं बोलूँगी कि खुद से जब और लोगों ने भी आवाज़ उठाई है, इतनी बड़ी घटना हुई है, हम देखेंगे कि 5 लोगों को यहाँ पर फ़िलहाल के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर हाईकोर्ट की माने तो उन्होंने 14 दिनों के लिए इनको रिमांड पर भेज दिया है। तो 14 दिन के बाद में देखेंगे आगे की क्या कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए डिमोलिशन का भी यहाँ पर काम हो गया है। जो भी रोड वगैरह थे, जहाँ से भी पानी अंदर जा रहा था, वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे बुलडोजर आ रही है, उस रोड को तोड़ रही है, उस लाइब्रेरी जो भी इलीगल लाइब्रेरी थी उनको तोड़ने की भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन इससे रिजल्ट अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अभी पता चलता है कि 90 से ज़्यादा जो कि काफ़ी फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि दावे करते हैं, जो कि रोज़ अखबारों में अपनी एडवर्टीजमेंट छापते हैं, उनके पेजेस, अखबारों के पेजेस उनके एडवर्टीजमेंट से भरे होते हैं, यानी कि पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं ना। उन सभी के अंदर कुछ न कुछ इलीगल तरीके से या तो क्लास चल रही है, या इलीगल तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में जहाँ पर बच्चों के लिए इमरजेंसी गेट होना चाहिए, वहाँ पर उन्होंने क्या रखा हुआ है, अपनी AC के आउटर्स को रखा हुआ है। ये इस तरीके की चीज़ें हो रही है जिसमें अगर कोई भी दुर्घटना दोबारा से हो जाती है तो फिर से बच्चों का जिंदा बचना तक मुश्किल हो जाता है।
ऐसी चीज़ें चल रही है। 90 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट के ऊपर जो नाम है वो इनका आ चुका है। अब आगे देखते हैं क्या क्या कार्रवाई होती है। हालांकि फ़िलहाल के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं यहाँ के, उन्होंने लिस्ट जो है वो जारी कर दी है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, उनके ऊपर सीलिंग लगानी स्टार्ट कर दी है। फ़िलहाल करप्शन देखें तो रीज़न वही है कि देखिए कैसे आप लोग जीएस पेपर 3 में देखेंगे कि जो फ्लड्स होती हैं, अर्बन फ्लड्स जो होती हैं, उनसे बचाव कैसे किया जाए। तो जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर क्योंकि फ्लड्स आ रही हैं तो उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, क्लाइमेट चेंज का भी कारण होगा और भी कुछ कारण होंगे, उस पर काम किया जाना चाहिए। दूसरा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 1 में भी। जीएस पेपर 1 में हम देखेंगे कि क्या ऐसे फिनोमिना है, जैसे कि इसमें आ जाता है फिजिकल ज्योग्राफी प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी बोथ। तो इकोनॉमिक और जो यहाँ पर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पूरा का पूरा मामला है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा ये जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि क्यों जब यहाँ पर नेशनल डिजास्टर जो रिलीफ है उसको जब बुलाया गया, मदद को बुलाया गया, तो उनको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं पहुंचने तक। क्यों ऐसा हो रहा था? एक बच्ची सामने आती है, स्टूडेंट सामने आती है जो कहती है कि उन्होंने शिकायतें की थी, 15 दिन से उन्होंने लगातार ईमेल भेजे थे एमसीडी को, लेकिन उनके ऊपर जो एक्शन है वो नहीं लिया गया किसी के भी द्वारा। तो क्यों नहीं लिया जा रहा है एक्शन? तो ये सारे के सारे मुद्दे इस घटना के साथ में जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर आपको खुद भी सोचने की, विचार करने की ज़रूरत है। सिलेबस के बहुत सारे भाग में आता है। मैं तो कहूँगी कि जो भी मैंने आप लोगों को भी बताया कि कहाँ कहाँ पे आ रहा, फ्लैश फ्लडिंग क्या है, एमसीडी क्या है, ये सारे मुद्दे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप लोगों को ये सब कुछ तैयार कर लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, कि जो हम पढ़ते हैं, जो हमारा सिलेबस होता है और जो हमें न्यूज़पेपर में एप्लीकेशन के रूप में उसको लगाने के लिए, एक आप थ्योरी पढ़ रहे हो, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा, कोई टॉपिक पढ़ा कि फ्लैश फ्लड्स क्या होती है, आपने पढ़ लिया कि वो क्या होती है, क्यों होती है, सब पढ़ लिया। अब न्यूज़पेपर में आपने उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई घटना पढ़ी, जिसमें क्या हो गया कि उन्हीं फ्लड्स की वजह से काफ़ी सारे लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, माइग्रेशन होने को पड़ रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, राइट। तो वो होता है एप्लीकेशन पार्ट, यानी कि अब आपने जो पढ़ा है आप उसको समझ सकते हो, देख सकते हो अपनी आंखों के सामने होते हुए। तो ये एप्लीकेशन का टाइम है। अब आपको समझ में आएगा कि आपका एक छोटा सा फैसला कितना बड़ा इम्पैक्ट लेकर आ सकता है, कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीपीटी या फिर नोट्स का पीडीएफ चाहिए है तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा, और या फिर आप टेलीग्राम के ऊपर जाकर भी इस हैंडल से उसको सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अगेन ये आर्टिकल जो है डिबेट कर रहा है कोविड में होने वाली डेथ के ऊपर, यानी कि जितना आंकड़ा बताया गया है, इनका कहना है कि जितना कोविड की डेथ को लेकर आंकड़े बताए गए हैं वो एक्चुअली में गलत है। कौन कहता है? ये एक रिसर्च पेपर की ये फाइंडिंग आई थी, हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था 4-5 दिन पहले। फिर हमने देखा था कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आया कि नहीं, ये जो रिसर्च पेपर छापा गया है वो गलत है, उसका जो पूरा का पूरा मेथोडोलॉजी था, जिस प्रकार से उस रिसर्च पेपर को बनाया गया था वही रॉन्ग था, तो उसके रिजल्ट भी रॉन्ग आएंगे। ये सारी स्टेटमेंट हमें समझ में आ रही थी। अब इसके ऊपर एनालिसिस किया गया है, अब इसको पूर्ण तरीके से वो रिसर्च पेपर क्या बोल रहा है और क्यों वो रिसर्च पेपर शायद ठीक भी हो सकता है, ये बातें बताई जा रही हैं अमिताभ सिन्हा के द्वारा। ये इस आर्टिकल को लिखते हैं और हमारे सामने कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। ये आंकड़ों को प्रस्तुत करने में ज़रा आप सबसे पहले तो ये टेबल को ज़रा ध्यान से देख लीजिए। इस टेबल में पूरे के पूरे आंकड़े दिए गए हैं पिछले 10 साल से, 2014 से लेकर 2020 तक के, 24 तक के, 2024 तक के जो ये पूरी की पूरी फाइंडिंग्स हैं, जो ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स हैं, ये रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड है जो हमें बताते हैं कि एक साल में भारत के अंदर कितनी सारी डेथ होती हैं। अब ये जो रिकॉर्ड है ये 2 तरीके से दिए गए हैं हर साल तक, एक्सेप्ट 2020, 2020 को छोड़कर इसमें जो एस्टिमेटेड डेथ है, यानी कि कितनी मृत्यु हुई होंगी, वर्सेस जो रजिस्टर्ड डेथ है, यानी कि इतनी मौत में से इतनी मौत क्या है रजिस्टर हुई है, वो दोनों बताई गई है। 2014 में हम देखते हैं कि इंडिया में लगभग 82 लाख लोगों की मौत होती है एक साल के अंदर। रजिस्टर इनमें से केवल और केवल 61 लाख लोग ही करते हैं।
रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन ना तो इंडिया में पूरे के पूरे बर्थ जो होते हैं उनका सर्टिफिकेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, और ना ही जो डेथ होती है उनकी टोटल रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम देख पाते हैं। 2015 में हम देखते हैं कि यही आंकड़ा है। लगभग हर साल 2024 तक का अगर हम एनालाइज करें तो आंकड़े जो हैं वो 80 लाख से ऊपर हैं। यानी कि हर 1 मिनट के अंदर इंडिया में 20 से 25 लोगों की जो डेथ है वो फिलहाल हो रही है। पिछले 10 साल से ये पूरा का पूरा आंकड़ा है। हर मिनट में, जितनी देर में मैंने आप लोगों को अभी ये बात बताई है, या जिस अब मैं स्टेटमेंट जो है वो ख़त्म करूँगी, अभी भी किसी की ऑलरेडी, और 1-2 जन की नहीं, 10 से 12 लोगों की ऑलरेडी अभी तक डेथ हो चुकी होगी। तो ये पूरा का पूरा इंडिया की पॉपुलेशन को लेकर आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है। अब मानिए 2020 हुआ है, ठीक है, 2020 का साल था, और 2020 के साल के अंदर गवर्नमेंट का डाटा बोलता है कि लगभग 5.6 लाख पीपल्स की यहाँ पर डेथ हुई है, लगभग 5.5 लोगों की मौत हुई है। ऑफिशियल डाटा बोलता है। रिसर्च पेपर कहता है कि नहीं, 11 लाख लोगों की और ज़्यादा डेथ यहाँ पर हो सकती है। तो लगभग 15 लाख लोगों की डेथ जो है वो एक्चुअली में हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ 5.5 लाख लोगों की डेथ को ही दिखाया है, दर्शाया है। फिर WHO को देखें, ये तो चलिए एक छोटा मोटा हम रिसर्च पेपर बोल सकते हैं कि ठीक है यहाँ पर काम किया गया, वो कैसे किया गया वो भी मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी माने तो इनका बोलना है कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 5 लाख नहीं, बल्कि उससे 8 से 9 गुना ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 40 से 45 लाख लोगों की डेथ हुई है। अब इस पे हमेशा जो गवर्नमेंट है उसका रिस्पॉन्स बहुत ही नेगेटिव रहा है। कहा है कि कुछ भी आप बोल रहे हो, आपने ढंग से जो है डाटा देखा ही नहीं है, कलेक्ट ही नहीं किया है, इंडिया में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब ये बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा हो जाता है जब एक तरफ से एक इंसान किसी बात के ऊपर मना कर रहा है और दूसरी तरफ से इंडिविजुअल्स अपने फैक्ट रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। तो अब ये क्या है, विवाद का मुद्दा है, डिबेट इस पे हो सकती है। लेकिन ये जो आंकड़े लिए गए हैं उनके पीछे की बुनियाद क्या है वो ज़रा हम समझ लेते हैं। देखिए, आंकड़े जो अभी रिसर्च पेपर लिया गया है वो लिया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होती है वो काफ़ी बड़ा नेशनल, मतलब हम बोलेंगे कि लेवल के ऊपर सर्वे जो है वो हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है वो ये सर्वे करवा रही है। इसके अंदर और भी हम देख पाते हैं कि कैसे यहाँ पर मोस्टली जो फैमिली है, जो पूरे के पूरे परिवार होते हैं, उनसे सवाल किए जाते हैं। हालांकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो ये नहीं पूछे जा रहे थे कि एक साल में या केवल और केवल 2020 के अंदर आपकी फैमिली से कितने लोगों की डेथ हुई है। इसमें क्वेश्चन था कि पिछले 3 साल के अंदर अंदर आपकी फैमिली में कितने लोगों की डेथ हुई है, क्योंकि 2020 का हमारे पास रजिस्ट्रेशन का तो आंकड़े हैं कि यहाँ पर 81 लाख लगभग 15,822 लोगों की डेथ हुई थी। 2020 के रजिस्ट्रेशन के तो आंकड़े हैं, लेकिन एक्चुअली में एस्टीमेट कितने लोगों की डेथ हुई होगी वो आंकड़े हमारे पास नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है कि हर साल पिछले 9 साल से जो गवर्नमेंट है वो आंकड़े दे रही थी एस्टिमेशन के भी, लेकिन सडनली कोविड का जो साल था उस दिन आंकड़े नहीं आते हैं, उस साल के आंकड़े नहीं आते। क्यों? क्योंकि उस साल ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर SRS एक्सरसाइज नहीं की गई, यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन जो सर्वे होता है वो नहीं लिया गया। अब ये कौन लेता है? ये भी लेती है मिनिस्ट्री ऑफ जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो। अब देखिए, इसमें जो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, जो सेंसस करवाते हैं, वो सब हर साल ये सर्वे जो करवाते हैं, लेकिन इनका बोलना है कि क्योंकि उस साल में दोनों ही सर्वे थे वो नहीं करवाए गए थे, इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा लोगों की डेथ का एस्टिमेशन के बारे में हमें नहीं पता है। दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि लगातार आजकल रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छी हो रही है। मतलब 2014 में जाते हैं, 2014 के अंदर लगभग 20 लाख लोगों का गैप था, 20 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई जिन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया था। लेकिन इनका बोलना है कि सडनली 2020 के अंदर क्या होता है कि 99% लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, यानी कि 2014 में 74.27% ने करवाया था, और जहाँ तक हम 2019 की बात करते हैं तो दैट वाज 84.63%। इनका बोलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर एस्टिमेट भी करें तो क्या होगा, 80,000 लोगों की डेथ और हो गई होगी ऊपर से ऊपर, क्योंकि 99% लोगों का जो डेथ है उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है।
कितनी अजीब बात ये आप लोगों को नहीं लग रही है क्या? इसमें ऐसा समझ में कैसे हो रहा है एकदम से एक ही साल में इतना कैसे हो गया कि पूरा पूरा रजिस्ट्रेशन हो गया? खैर, डिबेट की बात है, डिबेट इस पे हो सकती है, आर्टिकल खुद कह रहा है कि डिबेट हो सकती है। गवर्नमेंट को इसके प्रति थोड़े जवाब जो है वो देने चाहिए, अच्छे से सामने आकर बताना चाहिए। और क्यों बताना चाहिए? मान लीजिए ठीक है, गवर्नमेंट नहीं दिखाना चाहते इंटरनेशनल फोरम के ऊपर कि हमारे देश में ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहती है, आंकड़ों की गिनती में नहीं आना चाहती है, लेकिन ये बताने ज़रूरी क्यों हो जाते हैं? पहले तो वैसे ही जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। दूसरा, हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर असली आंकड़े पता होंगे तो सीरियसनेस बढ़ेगी, सीरियसनेस बढ़ेगी तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा, नई नई नीतियाँ बनाई जाएंगी, किन किन चीज़ों की वजह से हमारे यहाँ पर कमी रह गई थी उनके ऊपर दोबारा से सोचा जाएगा, विचार किए जाएंगे, अच्छे से काम हो पाएगा। इसीलिए इन सारी चीज़ों का सामने आना इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात कर रहा है इजराइल एंड हजबोला के कॉन्फ्लिक्ट की, जो कि लगातार हीटिंग अप हो रहा है, यानी कि लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल और हजबोला ये क्या है मैम? अभी तक तो हम गाज़ा और इजराइल की वॉर के बारे में सुन रहे थे, हजबोला कहाँ से आ गया? वैसे तो मैं बहुत बार आप लोगों को हजबोला के बारे में भी बता चुकी हूँ, क्योंकि लगातार अक्टूबर 7 से लेकर और आज तक मैंने जितनी भी गाज़ा इजराइल से रिलेटेड जो भी खबर आई है वो हर एक को क्या किया है, कवर किया है। मोस्टली इरेलीवेंट जो थी उनको छोड़ के। ऐसा भी हुआ है कि वो किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू कुछ बोल रहे हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, पैलेस्टीन कुछ बोल रहे हैं, वो अलग बातें हैं, क्योंकि वो हमें एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए था ना, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, और इन्फॉर्मेशन भी वो चाहिए थी जो हमारे पेपर के साथ में रेलिवेंट हो सके, राइट? मैंने इसको पूरा कवर किया है। अब हजबोला को मैं आपको याद दिलाऊं तो याद करिए कि कैसे ईरान के अंदर बार बार ये जब युद्ध शुरू हुआ था अक्टूबर 7 के दिन में 2023 को, तब ये बार बार आ रहा था कि इसको शुरू करवाने के लिए ईरान का बहुत ही बड़ा हाथ है। क्यों? क्योंकि ईरान नहीं चाहता था कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया जो है वो मैत्री कर रहा है, फ्रेंडशिप कर रहा है इजराइल के साथ में। अब उसके पीछे भी काफ़ी रीजन है, वो लोग सुन्नी मुस्लिम लोग हैं, नहीं पसंद है उनको यहूदी लोग या ज्यूज़ जो होते हैं, और भी कुछ रीजन है कि वो एज अ पावरफुल स्टेट रहना चाहता है, इजराइल को और पावरफुल होते हुए नहीं देखना चाहता है। सऊदी अरेबिया, ये लोग इनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते थे। जब ये इनके सुल्तान सऊदी अरेबिया के कहते हैं कि ठीक है, प्रिंस बोलते हैं कि ठीक है हम लोग आपको मान लेंगे, कोई बात नहीं, क्या करते हैं, आइए अब्राहम अकॉर्ड पे साइन कर लेते हैं। सडनली उस अकॉर्ड के होने से पहले ही क्या होता है कि गाज़ा की तरफ से हमास के कुछ मिलिटेंट आते हैं अक्टूबर 7 के दिन में, जब वहाँ पर इजराइल के अंदर त्यौहार मन रहा था, उस दिन एंटर करते हैं, वहाँ के कुछ लोगों को किडनैप करते हैं, कुछ को मारते हैं और वापस अपने गाज़ा के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। बॉर्डर की जो डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पे ज़्यादातर हुआ था। अब जब ये सब हो रहा था तो इजराइल का इसमें हाथ बताया गया कि इजराइल ने यहाँ पर फंडिंग भी की है और इसको उकसाया भी है कि ऐसा ना हो। इजराइल का ही यहाँ पर एक ग्रुप है जो कि है हजबुल्ला। अब ये जो हजबुल्ला ग्रुप है, इसको भी अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से टेररिस्ट ग्रुप की इसको उपाधि दी गई है कि ये लोग तो आतंकी लोग हैं, जैसे हमास को भी दिया गया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अब जो लड़ाई हो रही है वो हो रही है गोलन हाइट्स के ऊपर। ये लेबनान ऊपर की कंट्री है, ईरान का ये ग्रुप है जो लेबनान कंट्री में पाया जाता है। इजराइल के साथ में यहाँ पर हम देखेंगे कि नॉर्थ और ईस्ट के ऊपर क्या है, सीरिया से बाउंड्री लग रही है, बीच में यहाँ पर आ जाता है डेड सी, फिर इसकी बाउंड्री लगती है जॉर्डन के साथ में, और जॉर्डन और इजराइल के बीच में डेड सी है, ये आप लोगों को याद रखना है। इधर इसकी बाउंड्री लगती है इजिप्ट के साथ में, नीचे सऊदी अरेबिया के साथ में भी थोड़ा सा बॉर्डर टच होता है, और ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर है इसका वेस्टर्न बॉर्डर वो लगता है मेडिटेरियन सी के साथ में। अब ये जो भाग आप देख पाएंगे, इतना भाग, ये लेबनान बोलता है कि हमारा है, सीरिया बोलता है हमारा है, जॉर्डन कहता है मेरा है, और इजराइल कहता है कि नहीं ये पूरा का पूरा मेरा ही है। इजराइल ने यहाँ पर इजराइल के पूरा का पूरा अपना हिस्सा रखा हुआ है, कहता है कि नहीं ये मेरा है। मोस्टली जो लड़ाई होती है लेबनान और इजराइल की होती है गोलन हाइट्स के ऊपर, जैसे कश्मीर के कुछ भाग पे हमारी और पाकिस्तान की होती है, या फिर चाइना के साथ में भी हमारा युद्ध है, ऐसे इनका बोलना है। लेबनान बोल रहा है कि ये तो हमारा पूरा का पूरा भाग है, इजराइल कह रहा है कि नहीं नहीं आप कहाँ से आ गए, ये तो हमारा है।
ये इसी गोलन हाइट के अंदर में हम देखते हैं कैसे इज़राइल के जो कुछ बच्चे थे वो फुटबॉल के मैदान के ऊपर खेल रहे थे और सडनली लेबनान की तरफ से एक एयर स्ट्राइक की जाती है और इस एयर स्ट्राइक में इज़राइल के 15 बच्चों की डेथ हो जाती है। खेलते समय आराम से वो फुटबॉल खेल रहे थे, सपने ले रहे होंगे बड़े बड़े, रोनाल्डो से कुछ सीख रहे होंगे, मेसी जैसा बनना चाहते होंगे, तो उसी मैदान के बीच में उन बच्चों की जो है डेथ हो जाती है क्योंकि एयर स्ट्राइक होती है। इसी से गुस्साए हुए जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इज़राइल के बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने खुला पूरा का पूरा यहाँ पर वार की धमकी दे दी है कि अब तक जो ये हम लोग इसको थोड़ा अवॉइड कर रहे थे कि इज़राइल के साथ में ऑलरेडी जो युद्ध है वो चल रहा है और हम किसी और कंट्री के साथ में कोई युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब अगर आप लड़ेंगे तो हम भी कोई यहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठे हुए, हम भी लड़ने को पूरा पूरा तैयार हैं। ऐसी स्टेटमेंट आती है अब इनके साथ में। तो हो सकता है कि ये युद्ध यहाँ पर दुगना युद्ध ना हो जाए, इजराइल एक तरफ गाजा के साथ में लड़ रहा है, दूसरी तरफ लेबनान के साथ में भी लड़ाई शुरू ना कर दे और कहीं ये लेबनान के साथ में हुआ तो कहीं और ज़्यादा पेनिट्रेट ना कर जाए और ये कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना बन जाए। यही कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि नहीं, इसको थोड़ा शांति रखिए। इसलिए यूएसए और जो यूनाइटेड नेशंस है वो दोनों ही आ गए हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल बात करा अल्जाइमर से रिलेटेड। अल्जाइमर से रिलेटेड एक नया जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास है वहाँ पर रिसर्च चल रही है जिसमें नोजल स्प्रे को बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, अभी तक जो दवाइयाँ थी अल्जाइमर के लिए, जो कि याददाश्त को भुलाने वाली एक बीमारी होती है, मोस्टली 60s के अंदर ये शुरू होती है जब आप 60 साल की उम्र में आ जाते हैं, और इससे ब्रेन के जो प्रोटीन होते हैं वो काम करना थोड़ा कम कर देते हैं, जिसकी वजह से एबिलिटी है थिंकिंग करने की, रिमेंबर रखने की, चीज़ों को याद रखने की, वो एबिलिटी कम होती जाती है। और मोस्टली अल्जाइमर की वजह से ही लोगों को डिमेंशिया जैसी बीमारी होती है जिनमें उनकी याददाश्त पूर्ण तरीके से मिट जाती है, या कभी कभी उनको पीरियोडिक उनकी जो मेमोरी होती है वो वापस आती है, फिर वो लोग उसको भूल जाते हैं। तो काफ़ी मुश्किल ये बीमारी है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर अगर हम पूरे के पूरे वर्ल्ड में देखें तो पाएंगे कि कैसे यहाँ पर लगभग 5 करोड़ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इस बीमारी से ऑलरेडी ग्रस्त हो चुके हैं और आगे भी इसके बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये एक जो स्टडी है वो इस पर चल रही है, इसके बारे में मुझे आप लोगों को समझाना था। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है वाई 36% ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट फेल्ड क्लास 9। क्यों दिल्ली के लगभग 60% जो 36% जो बच्चे हैं क्लास 9 में वो फेल हो जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है, खास करके दिल्ली गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में बातें की हैं। उन्होंने ये सिस्टम बोला है कि हमने स्वीडन या जो फिनलैंड जैसी अलग अलग डेवलप कंट्री है वहाँ से अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर आए हैं हम पब्लिक स्कूल्स के लिए, और हम बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, काम करते हैं। इतना सब होने के बाद भी पब्लिक जो स्कूल्स हैं उनमें लगभग 36% बच्चे क्लास 9 तक के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर फेल हो जाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे के कारण के कई सारे बातें बोली गई हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि कैसे, क्योंकि 1st से लेकर 8th क्लास तक यहाँ पर राइट टू एजुकेशन की जो स्कीम है उसके तहत में बच्चों को फेल नहीं किया जाता है। इसी वजह से सडनली जब कुछ बच्चे क्लास 9th में आते हैं तो उनको लगता है कि शायद वो अभी भी पास ही हो जाएंगे और वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, जिस वजह से जो मोस्टली बच्चे हैं वो क्लास 9th में फेल हो जाते हैं। बोर्ड उनके लिए अगले साल आना होता है। फिर यहाँ पर दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो भी बच्चा क्लास 9th में एक बार फेल होता है और दूसरी बार भी फेल हो जाता है तो उनको ड्रॉप आउट करवा के यहाँ पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट है ओपन स्कूलिंग का उसके अंदर एडमिशन करवाया जाता है। ऐसा इस स्कीम के अंदर ही लिखा गया है। लेकिन टीचर्स अपने रिजल्ट को अच्छा रखने के लिए कई बार जो बच्चे फेल नहीं भी हुए हैं और उनका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ ख़राब आ रहा है उनको भी सजेस्ट कर देते हैं, उनके पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पर इनका एडमिशन जो है वो करवा दीजिए। लेकिन मोस्टली जब बच्चे क्लास 9th में फेल हो जाते हैं तो वो ड्रॉप आउट ही कर जाते हैं, आगे वो पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि 7,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो गए थे। अगर हम पिछले साल के आंकड़ों को देखें, और ये कोई छोटी बात नहीं है, दिल्ली जैसी कैपिटल जैसी जो स्टेट है उसके अंदर लगभग 7,000 बच्चे अगर स्कूल छोड़ दे रहे हैं क्लास 9th के बाद में, तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न का मैटर है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 में भी और जीएस पेपर 3 में मोस्टली एजुकेशन पार्ट के अंदर ही, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर ही।
नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि क्यों मुंबई का जो ट्रायल कोर्ट है जब वो पीएमएलए केस के अंदर किसी अक्यूज को यहाँ पर रिलीज कर रहा है तो वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये काइंड ऑफ समरी आर्टिकल है। समरी आर्टिकल यानी कि रिलेवेंट था। हमने इसको यहाँ पर फोटो भी इस वजह से केजरीवाल जी का लगाया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्या कर दिया था, बेल ग्रांट कर दी थी पीएमएलए एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत में, जिसके तहत में इनको गिरफ्तार किया गया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के द्वारा। और जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा करते हैं तो उन्हीं से प्रेरित होकर मुंबई के कोर्ट ने भी यहाँ पर एक जो अक्यूज थे उनको रिलीज कर दिया है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए पीएमएल एक्ट के बारे में इसमें बताया गया है कि कितना ये थोड़ा मुश्किल एक्ट होता है। इसमें प्रिवेंशन ऑफ जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोकने के लिए ईडी को इतनी शक्तियाँ दी गई हैं कि उनको अगर ये इस बात पे संदेह होता है कि कोई व्यक्ति सामने वाला शायद ऐसी कुछ जो कार्रवाई होती है उनके अंदर इंडल्ज होता है जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, वो चाहे जब चाहे उसको गिरफ्तार कर सकता है, अपनी हिरासत में ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस लड़ा जा रहा था केजरीवाल के द्वारा, वो कह रहे थे, बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि ईडी के पास इतने ज़्यादा साक्ष्य थे ही नहीं कि वो मुझे गिरफ्तार करें। अब इसके अंदर और जैसे कि यूपा जैसे एक्ट होते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये दोनों ऐसे एक्ट हैं जो काफ़ी स्ट्रिंजेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सख्त एक्ट ये माने जाते हैं। सख्त यानी कि इसमें यूजुअली जो नेचुरल लॉ का यहाँ पर हम देखेंगे जस्टिस का सिस्टम होता है, उसमें ये माना जाता है कि जब भी किसी के ऊपर कोई भी दोष लगाया जाता है, किसी को अक्यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर जो दोष लगा रहा है उसका ये काम है कि वो इस दोष को मनाए यानी कि साबित करे। लेकिन इन केस के अंदर जब हम पीएमएलए और यूपा की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है उल्टा। यहाँ पर जिसके ऊपर दोष लगा है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, उसको अपनी बेगुनाहियत को यहाँ पर क्या करना होता है, साबित करना होता है। तो यहाँ पर मोस्टली जो माना जाता है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन, आप जब तक प्रूव नहीं होता है तब तक आपको इनोसेंट माना जाएगा। इस केस में उल्टा होता है और वो होता है गिल्टी अनटिल प्रूवन, जब तक आपने प्रूव नहीं किया है कि आप निर्दोष हो तब तक आपको गिल्टी माना जाएगा। तो इसी वजह से जो बेल होती है उसका क्राइटेरिया भी ये होगा कि जल्दी से बेल नहीं मिलेगी। जज को अगर सच में लगता है कि इनके पास इतने साक्ष्य हैं कि इनको छोड़ा जा सकता है, एंटीसिपेटरी बेल भी इनको मिल सकती है, तो भी उसके लिए जज जो होते हैं उनको क्या करना होगा, खुद सामने आकर अपनी सोच से, अपनी समझ से बेल देनी पड़ेगी, जो कि मोस्टली जो जजेस होते हैं वो देने से बचते हैं। उनको लगता है कि शायद अगर ईडी ने इतनी जो भी की है तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर इन्फ्लुएंस होकर मुंबई ट्रायल कोर्ट में ऐसा केस जो है वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे यहाँ पर मोरक्को के अंदर, मोरक्को क्या है, एक कंट्री हमें दिखाई देती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। गर्मी बढ़ गई है तो हीट वेव्स आ रही हैं। हीट वेव्स जिनको इंडिया में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो उनको वहाँ पर लू बोला जाता है। तो ऐसे ही जो हीट वेव्स है, गर्म लहरें जो आती हैं हवा के साथ में, उन गर्म लहरों की वजह से वहाँ का जीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। उसी के बारे में आर्टिकल है जो बात कर रहा है कि यहाँ पर लगभग 21 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी एक दिन के अंदर हीट वेव्स की वजह से मौत हो गई है मोरक्को के अंदर में। तो काफ़ी ये भयंकर स्थिति है। एक बार फिर से सोचने को मजबूर करिए कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का हम इमिशन कर रहे हैं, वो कितना भयंकर साबित हो सकता है आने वाले समय के अंदर। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सोच समझ कर आगे का कदम जो है वो रखने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे इंडिया अगर ब्लॉक कर रहा है चाइनीज़ लोगों को तो उसमें क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। आर्टिकल लिखा गया है अशोक मोदी के द्वारा। हम देखते हैं कि ये बताते हैं कि कैसे अभी इंडिया की तरफ से, इंडिया के जो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से बयान आया कि वो दोबारा से चाइनीज़ के लिए वीज़ा जो है प्रोसेस उसको वापस से शुरू कर रहे हैं। वापस से शुरू कर रहे हैं मतलब एक टाइम पे बंद हो गया होगा। बंद हो गया होगा तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। चाइना के साथ में ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हमारी कोई अच्छाई नहीं है, हम तो प्रो चाइना भी रहे हैं, इंडिया चीनी भाई भाई कभी ऐसा भी रहे हैं। आज के समय पे चाइना के साथ में हमारे अंतर्भेद दिखाई दे रहा है। तो कब ये बंद हुआ, क्यों ये बंद हुआ, अब इसको रिज्यूम करना क्यों ज़रूरी है।
3 सवाल हैं, तीनों सवालों को एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले बंद कब होता है? बंद होता है 2020 के अंदर। 2020 से पहले हम देखते हैं लगभग यहाँ पर हर साल 2 लाख से ज़्यादा जो चाइनीज़ लोग थे उनको वीज़ा की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी, उनको वीज़ा दिया जाता था कि ठीक है आप हमारी कंट्री में आइए, आपको कुछ समय के लिए रहना है या ज़्यादा समय के लिए रहना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप आइए और वीज़ा लीजिए। सडनली हम देखते हैं कि 2020 में कोविड के आने के बाद, ये सब कुछ कोविड की वजह से नहीं हुआ, जस्ट ऐसे ही मैंने ऐड कर दिया 2020 में हम देखते हैं कि यहाँ पर गलवान वैली के अंदर चाइनीज़ अग्रेशन देखने को मिलता है। सडनली चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो गलवान वैली में आते हैं और अपने जो उनकी बाउंड्री थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी, उससे आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि ये ज़मीन अब हमारी है, हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि कर लेते हैं। अब इसको रोकने के लिए, इनको आगे ना बढ़ने के लिए दोनों ही जगहों पर सोल्जर्स खड़े हो जाते हैं। हमारे भी जो सोल्जर हैं, सैनिक हैं, वो भी अपनी पोजीशन तैनात कर लेते हैं वहाँ पर। इवन चाइनीज़ जो सोल्जर है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। 40 से ज़्यादा डिफेंस की जो मिनिस्ट्रियल लेवल की टॉक्स है वो यहाँ पर हो चुकी है, कोई समाधान नहीं निकल रहा है। 2024 आ चुका है, पिछले साल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने संघाई कोऑपरेशन ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया, पिछले साल भी नहीं किया। इस बार भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो नहीं जाते, पर हमारी तरफ से जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर इसको अटेंड करते हैं। पिछली बार तो हम देखते हैं कि बिल्कुल मोदी जी ने सामने बोल ही दिया था कि जब तक गलवान वैली के ऊपर यहाँ पर कोई भी समाधान नहीं होगा तब तक हम आपसे कोई भी टॉक, कोई भी बात नहीं करना चाहते, आपके साथ में कुछ भी हम नहीं करना चाहते हैं। इसी अर्थ से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो चाइनीज़ ऐप वगैरह थे उनको ब्लॉक कर दिया गया था, जो ट्रेड वगैरह था उसमें भी हम थोड़ी बहुत कटौती देखते हैं। ये हुआ था पूरा का पूरा घटना। अब रिज्यूम करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? क्या गलवान वैली का जो इशू है वो ठीक हो गया है आज? नहीं, वो इशू वहीं का वहीं है। रिज्यूम करने की इम्पोर्टेंस इसी वजह से है क्योंकि आज के समय में 2020 से लेकर 2024 में, जब कहाँ 2020 से पहले 2 लाख चाइनीज़ जो वीज़ा के लोग लेते थे वो आते थे, वो आज 1000 लोगों तक आ चुका है। केवल और केवल हर साल चाइना से 1000 लोग हैं जो इंडिया में आ रहे हैं। लेकिन इससे हमें क्यों फ़र्क पड़ रहा है? इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इससे फ़र्क पड़ रहा है हमारी इंडस्ट्री को। हो सकता है आपको, मुझे इससे कोई भी फ़र्क ना पड़े, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो स्किल गैप हम देख पाते हैं उसको इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। हम लोग मशीनें तो चाइना से ख़रीद लेते हैं, लेकिन उन मशीनों को ढंग से चलाना, उन मशीन्स के ऊपर अच्छे से काम करना, वो नहीं हो पा रहा है। उन मशीनों को मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर जब यहाँ पर हम इंडिया की तरफ से किसी को रखते हैं तो वो उतनी एफिशिएंसी के साथ में, उतनी ढंग के साथ में, उनके पास इतनी स्किल्स है ही नहीं कि वो काम कर सके इस टॉपिक के ऊपर। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना है कि क्योंकि यहाँ पर चाइना में लगभग 40 साल पहले मैन्युफैक्चरिंग हब आ चुका था और इसी वजह से वो लोग हमसे आज ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ज़्यादा हम देखेंगे कि वो जो है अच्छे स्किल हैं उनके पास में, उनकी लेबर के पास में ज़्यादा स्किल है। तो वहाँ से जब लोग इंडिया में आएंगे और वो लोग जब इंडियन लोगों को ट्रेन करेंगे, दिखाएंगे, तो उससे क्या होगा, इंडिया का ही यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि अब जो गवर्नमेंट है वो इस ब्लॉकेज को हटाने के बारे में सोच रही है। बड़े बड़े प्राइवेट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका भी यही बयान है कि उनको भी जो चाइनीज़ स्किल्ड यहाँ पर लेबर है या फिर हम बोलेंगे मैनेजर पोस्ट के लिए पीपल है जो आए इंडिया में, उनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस दिखाई दे रही है। मान लीजिए एक एग्जांपल, एक मशीन से कुछ लोग हैं जो उसी टाइम में 1 घंटे के अंदर में कुछ 100 टेक्सटाइल निकाल पा रहे हैं, कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो कि 100 यूनिट है। इनका मानना है कि ये लोग इतने एडवांस हो चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर चाइना से कि वो उतने ही टाइम में 150 को यहाँ पर क्या कर पाएंगे, यूनिट को निकाल पाएंगे। तो यानी कि 50% की ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। इट्स अ ह्यूज नंबर, लगभग दुगना जो है वो भी इसमें रिजल्ट आ सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो इसी वजह से क्या बोला जा रहा है कि चाइनीज़ लोगों को इंडिया में वीज़ा एंट्री जो है वो मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल बात करा है कि कैसे 2024 की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जो है वो बढ़ गई है। ऑल्दो वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अ लॉट, हमने बहुत देखा है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ में टेलीग्राम के ऊपर इससे रिलेटेड इंटरनल सिक्योरिटी का पूरा जो
पहलू है, नोट्स हैं, वो सारे के सारे शेयर करती हैं, जिस पेपर 3 के लिए हमारे लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये जस्ट आंकड़े दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पर जम्मू का जो एरिया है उसमें लगभग 2000 के समय में काफ़ी सारी हम देखते हैं कि मिलिटेंसी के अटैक वगैरह होते रहते थे। 25 लोगों की डेथ भी हुई थी कभी। फिर उसके बाद में थोड़े बहुत बड़े 2003 के तकरीबन के समय में 2005 में डिक्लाइन होना शुरू होते और उसके बाद में डिक्लाइंड ही थे, अभी तक नीचे ही थे। लेकिन सडनली अभी 2024 में ये क्या कर जा रहे हैं, राइज कर जा रहे हैं, और ये 2000 से भी ज़्यादा है और 2005 से भी ज़्यादा है। रीजंस हमें पता है कि क्योंकि कश्मीर के अंदर जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। चाइना के बॉर्डर पे लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं गलवान वैली के ऊपर। यहाँ का जो टेरेन है वो डिफ़िकल्ट है। पाकिस्तान सोच रहा है कि इंडिया को इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में अंदर से खोखला किया जाए, इसीलिए जम्मू के रास्ते से पेनिट्रेट जो है वो कर रहे हैं, लोग अंदर आ रहे हैं। अभी भी माना जा रहा है कि 800 से ज़्यादा लोग जो है, मिलिटेंट्स जो है, वो ऑलरेडी जम्मू के एरिया के अंदर में कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पेनिट्रेट कर चुके हैं, जिनके लिए ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं आर्मी के द्वारा। खैर यही बातें हैं जो हमें इन चार्ट्स के थ्रू में यहाँ पर पता चल रही है। मोस्टली जो इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वो है पूंछ, राजौरी, दोदा, जम्मू, काथुआ, रामबन, ये सारी रईसी जैसी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है, वैसे ये इतना ज़्यादा मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे वगैरह में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर्टिकल बता रहा है, और प्रीलिम्स के लिए क्योंकि रिपोर्ट क्या क्या आरबीआई छापती है वो यहाँ से समझ में आता है। देखिए आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट छापी गई है जो कि है इंडिया रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। इस रिपोर्ट में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, जो कि हमारी करेंसी को छापता है, जो कि अभी हमारी जो करेंसी है, हमारे जो नोट्स होते हैं उनको डिजिटलाइज करना चाहता है। ऑलरेडी बहुत सारा कर भी चुके हैं हमने, डिजिटलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा उसको काफ़ी बेहतर बना चुके हैं। भीम जैसे ऐप है, हम देखते हैं यहाँ पर पेटीएम वगैरह, ये सब जो एप्लीकेशन ये क्या करते हैं, आप डिजिटली किसी भी चीज़ को ले सकते हैं और अपनी मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिजिटल कॉइन की भी बात हो रही है कि हम ऐसी करेंसी भी लाएंगे जो डिजिटल ही करेंसी होगी, ठीक है, करेंसी ही डिजिटल होगी। अब इसी रिपोर्ट में आरबीआई बताता है कि जब लोग डिजिटलाइजेशन के ज़्यादा हम बोलते हैं कि एक्सपोज हो जाते हैं, लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, उसके बाद में कंज्यूम ज़्यादा करना शुरू करते हैं, यानी कि फ़िज़िकल अगर आपके पास में करेंसी है, आपके पास में मान लीजिए 1000 रुपीज़ हैं जो कि फिजिकल है, ठीक है, हाथ में आपके 1000 के 500 के 2 नोट हैं। आप बाज़ार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो आप उनको कम खर्च करेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर वही 1000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में है। हो सकता है 1-2 इंसिडेंट में आप इस पर ध्यान ना दें या फिर कम ही खर्च करें बैंक अकाउंट में, लेकिन मोस्टली जो पीपल हैं उनके ऊपर ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। ये आपको जस्ट एक प्रीलिम्स के लिए भी याद रखना है एक फैक्ट कि यहाँ पर लोग जब ऑनलाइन पैसे डिजिटल लेवल पे जाकर जब मनी का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल मनी। और ये आप लिख सकते हैं अपने ऐसे वगैरह के लिए भी। रिपोर्ट जस्ट याद रखिएगा कि आरबीआई छापती है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से भी। फिलहाल यहीं पे हमारा आज का न्यूज़पेपर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, जो भी अभी तक यहाँ पर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है अभी तक तो, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर से मैं आप लोगों को कल सुबह मिलती हूँ, सुबह 5 बजे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा, बाय बाय।